ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर जिला। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एज पर एनईपी नया सिलेबस आया है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, जो टीवाई बैफ सैम 5 को एप्लीकेबल होता है। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सिलेबस, यानी कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना है, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है, पहले ये नहीं था, तो काफी ध्यान से देखना है इसको। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इसका पेपर पैटर्न और कितने क्रेडिट्स मिलेंगे आपको इस चैप्टर इस सब्जेक्ट के, और उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको फॉलो करके आप आउट ऑफ मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा ले। चलिए सब में पहले डिस्कस करते हैं कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने आपके लिए ये नया सब्जेक्ट क्यों लाया है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि कॉमर्स स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं जानते, इसलिए उसको ध्यान नहीं देते। इसलिए पहले आपको उसका बोलते ना इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, तब उस चीज़ पे ध्यान दोगे। तो पहले समझ लो कि ये पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो मैंने कुछ पीपीटी बनाया है, पीपीटी में कुछ गलतियां हैं, तो वो ज़रा आप लोग क्या बोलते हैं करेक्ट कर लेना या उसको माफ़ कर देना मुझे। और अगर आप लोग को ये पीपीटी वगैरह चाहिए तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे जाके आपको ये पीपीटी मिल जाएगी। चलिए अब पढ़ते हैं कि भाई ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मुंबई यूनिवर्सिटी ने क्यों लाया आपके लिए। तो इसमें सब में पहले है आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशंस पहले आपके स्ट्रांग होंगे, क्योंकि क्या होता है कि जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज है, मतलब जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज है जिसको हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनीज बोलते हैं, उनको बहुत सारे बोलते हैं ना कंप्लायंसेस या बहुत सारे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, लॉ के रिक्वायरमेंट्स पूरे करने पड़ते हैं। तो उनके लिए अलग अलग रिपोर्ट्स बनाना पड़ती है। तो वो रिपोर्टिंग करने के लिए ये लेसन ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिसको आप समझोगे तो जितने भी कानूनी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, उनकी रिपोर्ट्स बनाना पड़ती है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, अभी जैसे उसके मैंने कुछ बना के रखा हूँ। ये थ्योरेटिकल आपका बहुत स्ट्रांग कर देगा आपका, मतलब ना रिपोर्टिंग के सब रिपोर्ट बनाई जाती है उसका आप थ्योरेटिकल पार्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा इसके अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ग्लोबल कंप्लायंसेस है, क्योंकि जो कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको इंटरनेशनल लॉ भी फॉलो करना पड़ते हैं, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट भी फॉलो करना पड़ती है। फिर इंडिया के अंदर सेबी है, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं कंपनीज एक्ट है, उसको बहुत सारे रिक्वायरमेंट है वो पूरे करने पड़ते हैं, उसके अलग अलग रिपोर्ट्स बनाना पड़ती है, तो वो कैसे बनती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सब इसमें सीखना है। फिर आपके IFRS है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, फिर इंडियन स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो सबको पूरा करना पड़ता है। तो ये सब आप लोग को इसमें सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जब आप रियल वर्ल्ड में जाएंगे, जो भी आप कॉर्पोरेट कंपनी में काम करेंगे एज ए अकाउंटेंट या बोलते ना फाइनेंस मैनेजर वगैरह, तो आपको ये बहुत काम आएगा। ठीक है, या अकाउंट्स की फील्ड में वर्क करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लेसन्स आपको इसमें पढ़ना है। 4 मॉड्यूल से ये सब्जेक्ट में काफी बड़ा है, तो ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है इसका, तो थोड़ा ध्यान देना इस पे, बहुत बोलो ना फोकस करके पढ़ना, क्योंकि ये अगर आपको पता होंगे तो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत काम आएगा, मतलब जॉब्स वगैरह में। और खुद की भी अगर कंपनी आगे चल के चालू करना है तो ये आपको सब पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग रिक्वायरमेंट्स जो सेबी के है, कंपनीज एक्ट के हैं, वो सब आपको पूरे करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला मॉड्यूल है आपका इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो ये पहला मॉड्यूल है आपका। सेकंड डिटेल्स हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सेकंड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS जिसको बोलते हैं, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर थर्ड मॉड्यूल है आपका प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, 8 है, 12 है, 16 है, 38 है, 113 है, 115 है। तो ये सब के बारे में लेसन नंबर 4 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उसमें आपको सिलेबस में कवर किया गया है। जब आप CA वगैरह करने जाओगे, CS करने जाओगे, तो उसको और डिटेल में बताया जाता है, लेकिन अभी इतना है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कि हर मॉड्यूल में कुछ गलतियां हैं यहाँ पे, तो वो गलतियां आप लोग क्या बोलते हैं ठीक कर लेना, मुझे बताऊंगा। अभी मॉड्यूल 1 बराबर है, कुछ मिस्टेक्स है इसमें, तो खाली नोट डाउन कर लेना आप लोग। अब जब हम लोग मॉड्यूल 1 पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा कि हम लोग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों की मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स की इंपॉर्टेंस, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, वो तो आप लोग को पता है। तो वो सब इक्विटी वगैरह दिया हुआ है, तो इतना कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा ताकि आपका बेस क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। फिर बहुत सारे रेगुलेटरी कंपनीज है, या कंपनीज नहीं बोल सकते, इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं हम लोग। तो MC है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA बोलते हैं हम लोग उसको। फिर SEBI है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
फिर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, तो वो है, और अलग कंपनी एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस आपको फॉलो करना पड़ते हैं, तो वो सब आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रेगुलेशन है आप लोग के, उसके इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने के लिए अलग अलग बॉडीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और फिर IFRS भी है, तो वो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स इशू करता है इंटरनेशनल लेवल के लिए। तो ये सब आपको मॉड्यूल 1 में पढ़ना है। फिर मॉड्यूल 2 में आएंगे आप लोग, तो इंडियन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है या इंडियन जो अकाउंटिंग करने का तरीका है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंसेस है, तो उसको फिल करने के लिए आपको IFRS भी पढ़ाया जाएगा और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ाया जाएगा। उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो आपको थोड़ा सेकंड मॉड्यूल में पढ़ाया जाएगा। ये मॉड्यूल नंबर 2 है, यहाँ पे मेंशन करना भूल गया मैं, तो आप लोग उसको मेंशन कर लीजिए। नेक्स्ट है आप लोग का मॉड्यूल नंबर 3, यहाँ पे गलती से मॉड्यूल नंबर 1 लिखा है, क्योंकि उसमें क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कैसे बनता है आपका। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेन पार्ट होते हैं, जैसे आप लोग के मेन पार्ट है बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, फिर उसमें अदर कंप्रिहेंसिव इनकम्स बताई जाती है, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, तो ये सब चीजें आप लोग की अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। तो जब आप लोग एडवांस लेवल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे कॉर्पोरेट लेवल का, या आप लोग कभी कोई जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अलग अलग कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल रहते हैं, कोई भी कंपनी जो आपको अच्छी लगती है उसकी, जैसे एग्जांपल TCS है, रिलायंस है, टाटा है, जो भी आपको लगता है, टाटा मोटर्स है, पावर से, जो भी है, वो सबका आप लोग डाउनलोड करके एक बार देख सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी उनके अंदर। ठीक है, फिर ये मॉड्यूल नंबर 3 हो गया आपका, लास्ट है मॉड्यूल नंबर 4। अब मॉड्यूल नंबर 4 जो है, अभी आप लोग को मैंने बताया था, जैसे कि हम लोग इस चैनल पे जितने भी प्रैक्टिकल टॉपिक्स है उसके सारे, चाहे बैफ के हो चाहे बीकॉम के हो, उसके हर एक के वीडियोस बनाने वाले हैं, सैम 5 के भी और सैम 6 के भी, जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स है सबके वीडियोस बनाएंगे डिटेल्स में। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल पहुंचे, बराबर है, ताकि हम सबका बेनिफिट्स हो। क्योंकि हमारे बोलते ना टीम का मोटिव ये है कि भाई क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस, या फ्री में हम लोग को लोगों को पहुंचना चाहिए। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, सॉरी अकाउंटिंग 4 में बोल रहा हूँ, मॉड्यूल 4 जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वैल्यूएशन है, रिकग्निशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाए गए हैं 2, 8, 12, ये सब किसके हिसाब से है, IFRS के हिसाब से है, ताकि हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग उसको ब्रिज कर सके या गैप को खत्म कर सके। अब आते हैं लास्ट में हम लोग पेपर पैटर्न पे, मतलब लास्ट में सेकंड लास्ट स्टेप है, इसके बाद और डिस्कस करेंगे हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो या आते हैं आप लोग का एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा होता है आप लोग का। तो सिंपल है, 100 मार्क्स का पेपर है, तो 60 और 40 का पैटर्न है। 60 एक्सटर्नल है, 40 इंटरनल है। अब जब 40 इंटरनल्स होंगे उसमें क्लास टेस्ट ले सकते हो लोग, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, केस स्टडी वगैरह देंगे आपके कॉलेजेस। वो हर कॉलेज में अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो आप लोग अपने कॉलेज से पूछ सकते हैं या अपने प्रोफेसर से, सर से पूछ सकते हैं। 60 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा, उसका फिक्स है कि आप लोग को टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से आप लोगों को कितने अटेम्प्ट करने रहेंगे, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हर क्वेश्चन 15-15 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होगा। अब ये जो क्वेश्चन है 15 मार्क्स के, वो बाइफरकेट हो सकते हैं कि ये 15 मार्क्स में 5-5-5 के 2-3 क्वेश्चन आ जाए, 8 और 7 का आ जाए, 7 और 8 का आ जाए, 10 और 5 का हो जाए, तो ऐसा बाइफरकेशन हो सकता है। तो इसमें से आप लोग को टोटल 6 क्वेश्चन देंगे, उसमें से आप लोग को 4 अटेम्प्ट करना है, इसलिए आप लोग को देखना है। फिर लिखा है कि सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, अगर इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर्स भी आप लोग पाएंगे थोड़ा बहुत, तो इसमें आप लोग हर मॉडल को इक्वल वेटेज दिया है, तो आप लोग नॉर्मल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्या क्या स्ट्रेटजीज और टिप्स आपको फॉलो करना चाहिए कि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सके। अब इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी है और कुछ चीज़ें थ्योरेटिकल भी है। तो पहले मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, जब भी आप चैप्टर्स पढ़ने जाएं या समझने जाएं या सॉल्व करने जाएं, तो ज़रूरी है कि आप उसका थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से 1, 2, 3, 4 बार रीड कर लें और समझ के रीड करें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप लोग को उसका थ्योरेटिकल पार्ट या उस चैप्टर के बारे में क्या क्या है, तो चीज़ों को नोट डाउन कर लें और उसको रिवाइज कर लें, ताकि आपको वो चीज़ें पहले से पता हो और फिर लेसन होने के बाद भी उसको अच्छे से रीड करें। फिर उसके पीछे जाके टेक्स्ट बुक के पीछे मोस्टली होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स दे रहते हैं, उसमें MCQ हो सकता है, फिलअप हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, मैचअप हो सकता है, तो वो सबको खुद से सॉल्व करें। अगर वो आप लोग 90% 80% आप लोग खुद से सॉल्व कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपको लेसन अच्छे से समझ आए। और जहाँ जहाँ आप लोग अटक रहे, जिस टॉपिक पे अटक रहे, जैसे ग्रामर अकाउंटेंट गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, तो उसको आप अच्छे से पढ़ो कि उसमें एक्चुअल में क्या बदला था। तो ये टिप्स जरूर फॉलो करो, जिससे आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी अच्छा हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव्स, क्लास असाइनमेंट, या अगर आपको ये क्या बोलते हैं थ्योरी भी आता है अगर ये क्वेश्चंस में, तो थ्योरी भी आप लोग लिख सकें। फिर प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि उसको लिख के कॉलम्स बना के अच्छे से प्रैक्टिस करो, और एक क्वेश्चन की नहीं, कम से कम 10-15 क्वेश्चन की एक चैप्टर के अंदर जरूर प्रैक्टिस करो लिख के अच्छे से। और एक टाइम बाउंड बना लो कि भाई स्टार्टिंग तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग उसको जल्दी से कर पाओगे।
फिर हमेशा याद रखो कि रिवीजन जरूर करना, उसको बार बार रिवाइज करते रहना, पहले 10-15 दिन में, फिर अगला रिवीजन 1 महीने में, फिर अगला रिवीजन 2-3 महीने बाद, ताकि एग्जाम से पहले 3-4 बार वो रिवाइज हो जाए आपके लिए। जितना भी इसके अंदर भी या बाकी सब्जेक्ट जो आप लोग के फाइनेंशियल अकाउंटिंग थे या आप लोग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है या और भी कहीं पे भी प्रैक्टिकल टॉपिक रहेगा, तो कोशिश हमारी ये है कि सारे टॉपिक्स पे डिटेल में वीडियो बनाया जाए, बेसिक से लेकर एडवांस। भले से आपने 11, 12, 13, 14 अगर अच्छे से नहीं किया है तो भी आपको समझ में आए। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक्स में आप वीडियो चाहते हैं, या आपकी जो भी सजेशन है, आप लोग डाउट्स है, कुछ भी है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और चीजें